नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछली हमारी जो रीट की कक्षा थी उसमें हमने गुणनखंड के बारे में देखा था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में किए थे और उसका जो बेसिक था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और अब तक पीछे जो आपने गुणनखंड देखा, गुणनखंड से पहले बीजगणितों के बारे में हमने देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अगला आपका चैप्टर है रीट का, मैथमेटिक्स का। तो वो आपका चैप्टर रहेगा समीकरण। कौन सा रहेगा? समीकरण, जिसे इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है समीकरण। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है आपका अध्याय नंबर 4 और नाम है समीकरण। तो समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो समीकरण क्या होती है? जैसे हमने बात की बीजीय व्यंजकों में कि कुछ चर होते हैं, कुछ अचर होते हैं। अब चर और अचर से मिलकर जो कोई एक्सप्रेशन बनता है तो उसको हम जैसे बीजीय व्यंजक कह रहे थे, या उससे बहुपद बन सकता है और उसी से क्या बनता है? समीकरण बनता है। तो समीकरण होता क्या है रियल में? जैसे कि गणित की वह शाखा जिसमें एक या एक से अधिक चरों अथवा बीजों को बराबर चिन्ह लगाकर दर्शाया जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। तो देखिए कोई एक, जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, 4x + 5 = 12, 3x + 21 = 4x + 7। ये है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बीच में बराबर का चिन्ह है और इधर देखिए, इधर 4x + 5 है और उधर 12 है। तो जो समीकरण होगी आपको, रैखिक समीकरण जो होती है, मतलब चर तथा अचर से मिलकर होती है, उसमें मैंने लिखा है इसमें गणित की वह शाखा जिसमें एक या एक से अधिक चरों अथवा बीजों को, चर और बीज उसमें एक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, तब उससे जो समीकरण बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा, जोड़ बाकी या गुणा भाग करके, जैसे कि यहाँ पे 4x + 5 किया और = 12 लिखा है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक समीकरण है। वो आगे वाली भी एक समीकरण है। बस समीकरण में फर्क कितना होता है कि इसमें बराबर का चिन्ह लगाते हैं बीच में। तो बराबर के चिन्ह के इधर वाला जो पक्ष होता है वो तो होता है बायां और उस साइड वाला दायां। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ये जो 12 है ये मेरे दाहिने हाथ की तरफ है तो ये दायां पक्ष होगा और इधर वाला क्या होगा? बायां पक्ष से होगा। देखिए बराबर के बाईं तरफ जो लिखा होता है, आपका जो पद लिखा है वो तो बायां पक्ष यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और दाईं तरफ जो लिखा है उसको दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड कहेंगे। तो एक जैसे अगला है आपका रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिसमें एक ही चर हो, या तो एक ही चर हो या चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। तो ऐसे जो समीकरण होते हैं वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं आपके। जैसे यहाँ पे देखिए 3x + 2 = 8, इसमें चर कितना है? एक। चर राशि तो एक है ना, यहाँ पे x है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे रैखिक समीकरण। ये होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें चर कितना होता है? एक ही होता है और चर की अधिकतम घात भी कितनी होगी? एक होगी। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण जिनमें एक चर होगा, वही बात है कि ऐसी समीकरण जिनमें एक ही चर होगा वो एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर आ जाएंगे, जैसे 5x + 3y = 18, जैसे कोई समीकरण दे रखी है आपको, तो उसमें देखिए y भी आया, x भी आया, तो दो चर आ गए, तो वो दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। ऐसे एक चर होगा तो वो एक चर वाली होगी, तीन चर होंगे तो तीन चर वाली रैखिक समीकरणें होंगी। रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? अब देखिए रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। जैसे हम किसी समीकरण को हल कर रहे हैं, जब हम हल करेंगे समीकरण को तो उसमें किसी चर राशि का मान ज्ञात करेंगे, या तो x का मान ज्ञात करेंगे, या y का मान ज्ञात करेंगे, या z का मान ज्ञात करेंगे, किसी कोई चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो वो जो चर राशि का आपने मान ज्ञात किया है, उस समीकरण के अंदर जहां वो चर राशि लिखी है उसकी जगह वो मान रखने पर यदि वो उस समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड करे, तो वही क्या कहलाता है? आपका समीकरण का हल कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि 3x + 2 = 8, ये एक समीकरण दे रखी है, यहां से आप x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो आप क्या करेंगे? 3x को यही रखेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे, 8 में से 2 घटेगा, 6 बचेगा, और यहाँ 3x = 6 आएगा, 3 को फिर बट्टे में भेजेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी? जैसे 3 बटे में भेज देंगे तो 2 वैल्यू आएगी, 3 दूना 6, 2 बार गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। यहां से यदि x की वैल्यू जो 2 आई है, उस वैल्यू को आप क्या करोगे? इधर जो पक्ष है, इधर वाला बायां बायां जो पक्ष है उसमें x के स्थान पर रखेंगे उस वैल्यू को, और जैसे ही स्थान पे रखेंगे तो इसका जो पूरा हल है 3x + 2 का, वो यदि 8 आ जाता है तो वो समीकरण का आपका क्या कहलाता है? हल। और वहां से हम ये हमारी जांच भी साथ में हो जाती है कि ये सही है या ये सत्य है। कि अब देखिए आगे, जैसे रैखिक समीकरण का हल हमने पढ़ा। अब चर का मान रखते हैं दाएं पक्ष में। अब मान लीजिए चर का मान रखते हैं, अभी जैसे मैंने बताया आपको, इसको आपने हल किया,
और हल करने के बाद आपके पास x की चर चर का कोई एक मान आया, x या y या z जो भी था उसका आपके पास मान आया, वो मान आपने इसमें जैसे x आया, x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू की जगह जो आपके पास वैल्यू आई है वो यहाँ रखेंगे आप, और इसको हल करने के बाद यदि वो 8 आ जाता है तो आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब ये सत्य है। और वो जो मान आपने x की जगह रखा था वो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसी को कहते हैं समीकरण का हल कहते हैं, ठीक है। और समीकरण का हल, अब कोई दी गई समीकरण होगी उसमें चर का मान रखेंगे, कहां पर, चर के स्थान पे रखेंगे। जो मान आएगा आपके पास चर का उसको चर के स्थान पे रखेंगे, तब यदि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ जाता है तब तो वो हल क्या होगा, सत्य होगा, यानी ये सही होगा। अन्यथा वो क्या होगा, नहीं, अन्यथा मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब वो अन्यथा सही नहीं होगा। अब जैसे विधियां हैं कई, रैखिक समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे पक्षांतरण विधि, समान संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ें या घटाएं या भाग दें या गुणा करें तो उस प्रकार से कर सकते हैं। तो समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां होती है। जैसे आपने कक्षा 10 में देखा होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो उसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि आदि का उपयोग करते थे। वैसे ही ये जो रैखिक समीकरण है, समीकरण जो है आपकी, उसको यदि हम हल करेंगे तो पहला जो मेथड है सबसे ज्यादा यही यूज कर लेते हैं हम, पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब वैल्यू को इधर से इधर भेजते हैं ना। जैसे यहाँ पे आपने 3x + 2 = 8 था, इसको आप हल कर रहे हैं तो यहां से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये जो आपने उधर भेजा है वो होता है आपका पक्षांतरण, इसे कहते हैं पक्षांतरण करना। तो हमें तो चर का मान चाहिए, तो चर का मान चाहिए तो सारे के जितने की अचर वैल्यू है उनको उधर भेज देंगे और चर का मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो ये होती है आपकी पक्षांतरण विधि। अब समान संख्या का क्या मतलब है, जैसे कोई समीकरण होगी हल नहीं हो पा रही है तो आप दोनों पक्षों में, मतलब एक पक्ष में तो कर नहीं सकते, ये एक तुला विधि मान सकते हैं आप। तुला जो होता है, जैसे तुला है आपकी, तुला में एक तरफ आपने 1 kg रखा, दूसरी तरफ 1 kg समान रखा तो बराबर आता है ना। वैसे ही समान संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ना और घटाना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में तो दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होता है एक बायां पक्ष होता है, और दोनों पक्षों में जोड़ या घटाव करना पड़ेगा आपको। या तो दोनों पक्षों में जोड़िए, जैसे कोई संख्या जोड़ रहे हैं आप, लेकिन समान संख्या होनी चाहिए। जैसे इधर आपने 5 जोड़ा उधर भी 5 जोड़े, इधर आपने 5 से गुणा किया उधर भी 5 से गुणा करें, मतलब LHS और RHS दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा करके भी हम उसे हल कर सकते हैं। लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में जब उसमें ऐसी मतलब कंडीशन आएगी कि गुणा करना ही पड़ेगा वरना हल होगा ही नहीं, तो इस स्थिति में करेंगे। और बाकी पक्षांतरण विधि तो सबसे बेस्ट है, और भी बहुत सारी विधियां होती है, तो हम जब सवाल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये था कुछ थोड़ा सा बेसिक। अब एक और आता आपके बहुपद, मैं यहां लिख रहा हूं बहुपद। बहुपद पढ़ा हुआ है आपका। बहुपद क्या होता है, एक ऐसा समीकरण या ऐसा एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों का ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, या ऐसे पद, मतलब या ऐसे मान लो बीजीय व्यंजकों का चरों तथा अचरों से मिलकर बना ऐसा पद जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, बहुपद कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पद होने चाहिए। और अब जो बहुपद होते हैं वो तो त्रिघाती भी होते हैं, द्विघाती भी होते हैं और एक घाती भी होते हैं। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 वो 1 घात का, अधिकतम घात 2 वो 2 घात का, और अधिकतम घात 3 होगी तो वो 3 घात का होगा। लेकिन ये जो बहुपद है ना आपका, इसके शून्यक भी होते हैं। बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अब ये शून्यक क्या होते हैं उसको समझ लीजिएगा। शून्यक जो होते हैं, जैसे आपको एक कोई बहुपद दे रखा है, आपने उसका फैक्टर किया, फैक्टर करके उसके 2 वैल्यूज ज्ञात किए। अब 2 वैल्यूज क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण के आपने फैक्टर किए। यदि एक चर वाली रैखिक समीकरण है या कोई बहुपद है तो उसका मान तो सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि घात, चर की घात 2 है, अब एक घात है और एक ही चर दिया हुआ है, एक ही घात दे रखी है, जैसे कि ऐसा है, तो हल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घात 2 आ जाए, चर की घात कितनी आ जाए, 2 आ जाए, तब आप क्या करते हैं, उसके या तो फैक्टर से हल करते हैं, फैक्टर करना पड़ता है यानी गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड करने के बाद में जो दो आपके पास जो 2x के मान आते हैं वही आपके उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। और जिस बहुपद में चर की अधिकतम जितनी घात होती है उतने उसके बहुपद होते हैं। जैसे द्विघात समीकरण कोई दे रखा है, द्विघात बहुपद आपको दे रखा है जिसमें अधिकतम चर की घात कितनी होगी, 2 होगी, तो उसके शून्यक भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। यदि घात 3 होगी तो शून्यक 3 आएंगे, घात 4 होगी तो शून्यक 4 आएंगे। इस प्रकार से ये बहुपद होता है आपका। तो उसके बाद में जैसे एक और कि एक कई बार ऐसा आ जाता है कि क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछ लेते हैं। क्रमागत संख्याओं का सम या विषम क्रमागत संख्याएं हैं तो उनके लिए क्या लिख सकते हैं, और सीधा कहे कि क्रमागत 3 संख्याएं दे रखी है और समीकरण बनाने का बोल सकता है उससे। जैसे क्रमागत संख्याओं की यदि आपको कहे तो पहली संख्या आपको मानना है x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x +
3 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, पहला यदि आपने x माना है तो दूसरा x प्लस 1, यानी मैं यदि x की जगह 1 रखूं तो ये 1 है, और ये 1 प्लस 1 2 होगा, ये 1 प्लस 2 3 होगा, ये 1 प्लस 3 4 होगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो क्रमागत संख्याओं का मतलब इस प्रकार से है कि पहली आपने जैसे x माना, अगली संख्या x में एक और जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और यदि क्रमागत सम और विषम संख्याओं की बात की जाए, मान लीजिए आपको कहे कि क्रमागत बोले ऐसे, क्रमागत सम या विषम, सम का कहे चाहे विषम का कहे, तब जब एक्सप्रेशन आप बनाएंगे, कोई समीकरण आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, दो का अंतर आएगा, या तो 2 अधिक या 2 कम, इस प्रकार से। जैसे पहली संख्या आपने x लिखी, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, ऐसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसकी जगह यदि मैं 1 रखूं तो ये पहला 1 हो गया, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 और 2 3 हो गया, तो 1 3, यहाँ 1 रखेंगे 5, तो 1 3 5 ऐसे आ रहा ना, 7 फिर 9, तो ये कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या। तो इन क्रमागत विषम संख्याओं को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और सम संख्याओं में भी ऐसे ही अंतर चलता जाता है 2 2 का। तो इस प्रकार से हम सम और विषम क्रमागत संख्याओं को लिखते हैं। तो आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इसके समीकरण के जो एग्जाम्पल है, किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है, किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो चलिए देखेंगे आप। तो इसमें और बहुपद के जो शून्यक मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान में रखिएगा, मेरे ख्याल से समझ में तो आ गए होंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। लेकिन एक बार फिर से आप चाहें तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यदि कोई दिक्कत हो तो चलिए मैं एक बार फिर से बहुपद के शून्यक के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिएगा, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अब बता दो चुका हूं मैं आपको। जैसे कोई 2 घात का बहुपद हो सकता है, 1 घात का हो सकता है, ठीक है ना। रेखिक बहुपद हो सकता है, रेखिक बहुपद वही होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, बाकी द्विघाती पता है 2 घात होगी, त्रिघाती हो तो 3 घात होगी। और अभी भी मैंने आपको बताया, जैसे कोई बहुपद है उसकी अधिकतम घात जितनी होगी उतने उसके शून्य होंगे, ठीक है। बहुपद की मैं शून्य के बारे में बता रहा हूँ। और यदि आपको जैसे कोई दिया है, मान लीजिए आपको मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे x² और माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0, इस प्रकार से बहुपद है। बराबर 0 एक बार मैं नहीं रखता हूं। मान लीजिए इसके आपको शून्य पूछ ले, अब सामने दिख रहा है यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2 शून्य आएंगे। चलिए हल करते हैं। और यदि शून्य का आपको ज्ञात करने हो दोनों, तो इसको रखेंगे हम 0 के बराबर, शून्य के बराबर रखेंगे। देखिए इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर मैं पहले ही बता चुका हूँ, फैक्टर हमने पीछे पढ़ा था ना चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए x², बीच वाला जो पद है 2x, इसके फैक्टर करेंगे, यानी गुणा करने पे 8 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद जो है 2x है वो आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं, तो वो होगा आपका माइनस का 4x, सॉरी प्लस का तो 4x और माइनस का क्या आएगा 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब ये 2 2 भाग हो गए आपके, ठीक है ना। कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या रहा है x, यहाँ x प्लस 4 आया, और यहाँ माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x प्लस 4 आया, और बराबर क्या 0। तो अब फिर से एक चीज और कॉमन आ रही है, x प्लस 4 दोनों में है, तो x प्लस 4 और x माइनस 2 और बराबर 0। अब यहां से देखिए एक x प्लस 4 है, एक x माइनस 2 है, यानी ये दोनों ही किसके बराबर है, 0 के बराबर हमने माने हैं। यदि मैं x प्लस 4 बराबर 0 रखता हूं, x प्लस 4 बराबर 0, तब x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 को उधर भेजिए तो माइनस का 4, और जब x माइनस 2 बराबर 0 होता है तो x की वैल्यू यहां से 2 उधर भेज देंगे तो प्लस का 2 आएगा। इस प्रकार से तो होता है। तो ये 2 जो आए हैं आपके पास, 2 मान आए हैं x के, देखिए अधिकतम घात कितनी थी, यहाँ पर 2 थी, तो शून्य 2 आए, 3 होती तो 3 आते, 4 होती तो 4 आती, इस प्रकार से। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपके शून्य कहलाते हैं। चाहे तो आप इसको अल्फा लिखें या इसको बीटा लिख सकते हैं, ये दोनों ही क्या है आपके बहुपद के शून्यक है। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के उदाहरण की तरफ। आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं समीकरण से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो उदाहरण है वो है 5x माइनस 2x प्लस 7, 5x माइनस 2x प्लस 7 और
इक्वल में इसने लिखा है 31। ये एक समीकरण दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि इसको हल कीजिए। ठीक है, हल करना है आपको। तो देखिए कैसे हल करेंगे, आसान है, आसानी से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ 5 बार यानी 5x, यहाँ 2x, तो 5x में से 2x सीधा ही घट रहा है यहाँ पे, तो घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5x में से 2x गया, यहाँ बचा 3x और प्लस 7 और बराबर कितना है 31। अब 3x वैसा का वैसा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमें हल करना है इस समीकरण को। देखिए समीकरण में इधर वाला मैंने बताया था आपको, ये LHS, ये कितना है RHS है, तो 3x ऐसा का ऐसा और इस 7 को उधर भेजेंगे तो 31 में से 7 घट जाएगा, तो 3x की वैल्यू आपके पास आएगी, घटा दिया तो कितना बचा 24 और x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कहाँ पे है देखिए, x की गुणा में ना ये भाग में जाएगा, तो 24/3, तो यहाँ से 3 का भाग इसमें कितनी बार जाता है 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 8 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 8 आई है, आप जांच भी कर सकते हैं, इसको आप LHS में रखिए x के स्थान पर, x की जो वैल्यू 8 आई है उसको LHS में x के स्थान पे रखिए। यदि 31 आ जाता है तो यहाँ आप सही वरना गलत, तो चलिए यहाँ रखते हैं, जांच करते हैं कि ये सत्य है या नहीं है। तो 8 जो है ना इस x के स्थान पर LHS में रखेंगे, LHS में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, LHS दे रखी है 5x माइनस 2x और प्लस 7 रखिएगे, 5 इंटू 8 माइनस 2 का 2 और इंटू x के स्थान पर 8 प्लस 7, और ये हो गया आपका 8 पंजे 40 माइनस 8 दूनी 16 और प्लस 7, तो ये हो गया आपका कितना, चाहो तो 40 में से पहले ये जो 16 है ना इसको घटा दीजिए और फिर 7 वापस जोड़ दीजिए, या फिर 40 और 7 ये 47 हो गए और माइनस इसमें से 16 घटा देंगे, तो 47 में से 16 घटाओ, आगे आपके पास 31 आया समझ में। तो इसका मतलब ये जो 31 है ये बराबर में था ना यहाँ पर, तो LHS बराबर RHS, यानी दोनों बराबर हैं, अतः ये सत्य है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगली इक्वेशन हल करते हैं, वो तो जांच करने का एक तरीका है, इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, जैसा कि हमने बेसिक में पढ़ा था, जांच करने का ये क्या है आपका एक तरीका, इससे आप जांच कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल सा है। तो अगली समीकरण लेते हैं, 3 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 21 दे रखा है, दूसरा 3 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 21, यही है ना, 3 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 21, एक ऐसा समीकरण दे दिया, आपको कह रहा है कि n की वैल्यू ज्ञात कीजिए सीधा सा। ठीक है, हल कीजिए इसको, तो हम पहले इस 3, यहाँ पे जो 3 लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को पहले n से, तो ये क्या आएगा 3n माइनस माइनस का आएगा ना, 5 को 3 से गुणा करें, अब 5 को 3 से गुणा करो, है ना, 5 को 3 से गुणा करोगे 15, किसका माइनस का, और बराबर में 21, फिर से 3n वैसा का वैसा, इस 15 को उधर भेजेंगे, तो जैसे उधर भेजेंगे तो ये इधर माइनस का था और उधर पक्षांतरण करते ही 15 का क्या हो गया 15 हो गया, और ये 3n का 3n, 21 और 15 जोड़ लीजिए कितना हो गया 36, और n बराबर 36/3। अब ये n के गुणा में 3 है, जाएगा भाग में, तो n बराबर 36/3, और यहाँ से वैल्यू आई आपके 12 यानी 12 आ गई। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे LHS में n का मान रखने पर, रखे देखो, यदि इस LHS में आप 12 यहाँ पे रखते हैं n की जगह, और यदि 21 आ जाता है तो आप सही हैं, चलिए रखते हैं 3 और इसकी जगह 12 माइनस 5, तो देखिए 3 का 3 और 12 में से 5 गया 7, और 7 ही कितना होता है 21, ये देखिए आ गया बराबर, इसका मतलब ये भी सत्य है। चलिए अगला करते हैं, तो सरल इक्वेशंस हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत कहीं पर भी होगी नहीं। अगला प्रश्न आपका 2y और इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस वाई को हल कीजिए। एक समीकरण दे रखी है नंबर 3, 2y लिखा है और इज इक्वल टू लिखा है इसने 5 इंटू 3 प्लस वाई को हल कीजिए। क्या कह रहा है, इसको क्या कीजिए हल कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं, तो देखिएगा 2y ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पे 5 है इसको अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के, तो 5 को 3 से पहले 15, फिर 5 को y से 5y, आ रहा है समझ में, आसान है ना,
और 2y, यहाँ पे 2y लिखा है ना। अब देखिए एक पक्षांतर करते हैं, ये जो 2y है ना इसको उधर भेज देते हैं, 2y को किधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं, या फिर 5y को इधर लेके आ जाओ, कुछ भी कर लो, 5y को इधर लेके आओ या 2y को उधर भेजो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। तो ऐसा करते हैं, 2y ऐसा का ऐसा, 5y को इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का 5, इधर प्लस का था, इधर आते माइनस का, और बराबर में कितना 15, और अब 2y में से 5y घटाएंगे, माइनस का 3y बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, देखो यहाँ 2 बार y, यहाँ 5 बार y, 2y में से 5y जाएगा, 5y में से 2y घटाओ 3y बचेगा, अब ज्यादा माइनस का था तो माइनस का आया, और बराबर 15, और y बराबर 15 बटा माइनस का 3, बटे में जाएगा नहीं, गुणा में, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 5, 3 का भाग 15 में माइनस 5 बार चला गया। अब चाहे तो माइनस 5 यहाँ रख सकते हैं y की जगह, ठीक है, y के पद एक तरफ करने पड़ेंगे आपको, फिर रखना पड़ेगा, इस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में यहां पर यदि ये -5 आप पुट करते हैं, रखते हैं, यदि 15 आता है तो ये सत्य है, तो देख लीजिए, रखना चाहो तो 2 का 2 इंटू ये -5 और -5 इंटू -5, अब इसको हल कर लीजिए, 5 दूनी माइनस का 10 हो गया, और ये माइनस 5 दूनी 25, माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना 25, और 25 में से 10 घटाओ तो प्लस का कितना बचता है 15, ये हो गया आपका हल। अगला प्रश्न देखिए नंबर 4, नंबर 4 जो है आपका वो है, लिखा है किसी संख्या के 5 गुने में से संख्या का दुगुना जोड़ने पर 42 आता है। किसी संख्या, ऐसा लिखा है इसने, किसी संख्या के 5 गुने में संख्या का 5 गुने में संख्या का 2 गुना जोड़ने पर 42 आता है, 42 आता है, तो वह संख्या बताइए, तो आपको वो संख्या बतानी, किसी संख्या के 5 गुने में संख्या का 2 गुना जोड़ने पर 42 आता है, तो वह संख्या क्या होगी, आपको वो संख्या बतानी है, वो संख्या कितनी होगी। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर, अब हमारे पास वह संख्या है तो नहीं यहाँ पर, तो मान लेंगे, माना वह संख्या क्या है, x है, क्या है x है, या x मान लिया, माना कि वह संख्या क्या है x है। अब ये जो x आपने माना है ना, देखिए क्या कह रहा है ये, किसी का मतलब वो जो संख्या आपने मान रखी है x के 5 गुने में संख्या का 2 गुना जोड़ने पर 42 आता है, तो वह संख्या बताइए। अब देखिए कोई संख्या दे के आपने माना कि वह संख्या x है, का 5 गुना कीजिए, संख्या का, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, संख्या का 5 गुना संख्या का 2 गुना जोड़ने पर, और इस 5 गुने में संख्या का 2 गुना जोड़ना है, तो प्लस किया मैंने, और यहाँ पे लिखेंगे संख्या का 2 गुना। जैसे ही ये करेंगे हम तो कितना आएगा, ये कहता है कि 42 आता है, संख्या के 5 गुने में संख्या का 2 गुना जोड़ने पर 42 आता है, ऐसा ये आपको कह रहा है। तो संख्या का 5 गुना, माना कि वह संख्या हमने x मान रखी है ना, तो इसका x का 5 गुना 5x, और प्लस संख्या का 2 गुना 2x, और बराबर कितना 42, और 5x और 2x कितना हो गया 7x बराबर 42, और x बराबर 42 बटा 7, और जैसे ये 7 बटे में गया तो 7 का भाग लगेगा इसमें, तो 7 से कितना होता है 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो वह संख्या कितनी है 6 है, वह संख्या कितनी है, वह संख्या 6 है। अब आगे जैसे एक सवाल और दे रखा है वो भी कर लेते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याएं बता रहा है और वो भी विषम संख्याएं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है ऐसा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग
ये अंतर भी दे सकता है, तीन क्रमांक संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, योग कह सकता है, ठीक है, गुणन कह सकता है। तीन क्रमांक संख्याओं का योग 39 है। और आगे कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको वो संख्याएं ज्ञात करनी है, तीन क्रमागत संख्याएं दे रखी है और वो भी विषम संख्या। तीन क्रमागत, देखिए यहाँ पे एक और नाम है विषम। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 39 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन। माना संख्या ए, मान लेते हैं कि वो संख्या जो है, पहली तो है x है, फिर हम लिख देते हैं x प्लस 2, फिर मान लेते हैं x प्लस 3, इस प्रकार से है, ठीक है। और ये तीन संख्याओं का बोल रहा था, पहले हमने x, दूसरी x प्लस 2 लिखी, फिर x प्लस 3 लिखी। मैंने कहा था ना कि सम या विषम क्रमागत संख्याओं को लिखना चाहो तो आप उसमें दो दो का अंतर चलता है, ठीक है। देख लीजिए, इसको मैं एक मानू तो एक, और ये एक ही रहेगा हर जगह, एक प्लस 2 3, एक प्लस 3 4 होता है। मतलब ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये x है, x प्लस 1 लिखेंगे तो ये कितना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना लिखेंगे, 2। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ x, पहला x माना, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ 1 प्लस 2 कितना, 3 हो गया, ठीक है। ये देखो 3 हो रहा है ना, और 3 क्या होती है, विषम होती है। फिर x प्लस 3 नहीं 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जब 1 लिखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो x प्लस 2, x प्लस 4, ये तीन संख्या हमने क्रमागत विषम संख्या में मान लिया। और ये कह रहा है कि इन सब संख्याओं का योग कितना, 39 है, दिया है हमें, दे रखा है। तो सीधा मैं लिख रहा हूं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन सबको मैंने जोड़ दिया, इन तीनों संख्याओं को, और इनका योग ये बता रहा है कि 39 है। तो 1 2 और 3, एक बार x, दो बार x, तीन बार x, कितना x हो गया, 3x, प्लस संख्या देखिए 2 और 4 6 और बराबर 39, ठीक है। अब ये 3x ऐसा का ऐसा पक्षांतर करेंगे, 6 को उधर भेजेंगे तो 39, और 6 उधर गया तो माइनस का 6, और 3x बराबर ये कितना बचा, 33। 39 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 33। और x इज इक्वल टू 33, और गुणा में है वो भाग में, और 33 का भाग इसमें गया 11 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई, 11 आ गई। तो वो संख्या देखिए, पहली क्या थी 11, और फिर अगली संख्या हमने माना x प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 कितनी, 13, और फिर 11 प्लस 4 कितनी, 15, ठीक है। ऐसी संख्याएं आ गई। तो 11 13 15 वो आपकी संख्याएं होंगी, 11 13 12, सॉरी 11 13 और 15, ठीक है, ये संख्याएं होगी आपकी। और ये कौन सी संख्या है, सारी विषम संख्या है कि नहीं है, ऐसा इसने बोला था। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।